नमस्कार। आज हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। 12 नवंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को गिनती होगी। हालांकि बहुप्रतीक्षित गुजरात के चुनावों की तारीख का फिलहाल ऐलान नहीं किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि बाद में इनका भी ऐलान किया जाएगा। अब विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। पहला ये कि गुजरात की तारीखों का ऐलान क्यों नहीं हुआ, तो दूसरा कि हिमाचल में वोटिंग और नतीजे में करीब महीने भर का अंतर क्यों है। तो आपको बता दें, इससे पहले आज कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत की। प्रियंका गांधी ने आज सबसे पहले सोलन पहुंचकर मां शूलिनी मंदिर में दर्शन किए। प्रियंका गांधी की रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिमाचल प्रदेश के दौरे के ठीक एक दिन बाद हो रही है। प्रियंका ने यहां बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि मेहनत से पढ़ाते लिखाते हैं पर नौकरी की उम्मीद नहीं कर सकते। महंगाई बढ़ती जा रही है, तरह तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं। कहते हैं कि रिवाज बदल दिया। मेरी नौजवान बहनें पढ़ती हैं, लिखती हैं, आप सब उनकी परवरिश करते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन वे उम्मीद ही नहीं कर सकते कि उनको नौकरी मिलेगी। युवा को रोजगार नहीं दिया, लेकिन पुलिस भर्ती में आपने घोटाला किया, यूनिवर्सिटी के इम्तिहानों में आपने घोटाला किया। ये कहते हैं ना कि रिवाज बदलना चाहते हैं। मैं तो कहती हूँ रिवाज आपने बदल दिया। इंतजार मत करिए कि रिवाज बदलेगा। रिवाज ये 5 साल पहले बदल चुके हैं। और क्या किया इन्होंने आपको देने के बजाय आपसे छीना। तो लेकिन फिलहाल सत्ता में हिमाचल में काबिज बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री मोदी पिछले 17 दिनों में 3 बार हिमाचल जा चुके हैं। 6 महीने में 6 बार राज्य का दौरा कर चुके हैं। दशहरे के त्योहार पर कुल्लू के विश्व प्रसिद्ध आयोजन में प्रधानमंत्री ने शिरकत की थी। कल प्रधानमंत्री मोदी ने ऊना और चंबा में रैलियों को संबोधित किया। हाल ही में बीजेपी ने हाइड्रो प्रोजेक्ट और बिजेली होली प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया है। चंबा का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेहतर करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कल प्रधानमंत्री ने ऊना और चंबा में रैलियों को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री ने यहां कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा था कि हिमाचल की मांगे पहले भटकती रहती थी। हमने यहाँ शांता जी को, धूमल जी को अपनी जिंदगी खपाते देखा है। उनके मुख्यमंत्री काल के वो दिन थे जब हिमाचल के लिए, हर छोटी चीज के लिए, हिमाचल के अधिकार के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लेकर के दिल्ली में जाकर के गुहार लगानी पड़ती थी, आंदोलन करने पड़ते थे। कभी बिजली का हक, कभी पानी का हक, तो कभी विकास में हक मिले, भागीदारी मिले। लेकिन तब दिल्ली में सुनवाई नहीं होती थी। हिमाचल की मांगे, हिमाचल की फाइलें भटकती रहती थी। इसलिए चंबा जैसे प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आस्था के इतने समृद्ध क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे रह गए। उधर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने अप्रैल से लगातार हिमाचल जाना शुरू किया था। तिरंगा यात्रा यहां पर निकाली थी, रैलियां की थी, रोड शो, टाउन हॉल के कार्यक्रम किए थे। कई ऐलान भी उन्होंने यहां पे कर डाले थे। 300 यूनिट बिजली मुफ्त, दिल्ली जैसे सरकारी स्कूल, अस्पताल, 1000 रुपए प्रति महिला को। हालांकि जुलाई अगस्त से हिमाचल का दौरा नहीं किया, क्योंकि जब से मनीष सिसोदिया पर मामला दर्ज हुआ है तब से अरविंद केजरीवाल का पूरा फोकस गुजरात हो गया है। दिल्ली में बिजली फ्री है भाई साहब। ये पैसा कहां जाता है? हजारों करोड़। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अलग अलग गांव से आए हो, शहरों से आए हो, कई लोग यहाँ के कुल्लू के रहने वाले हो। पिछले 20 साल में एक भी नया सरकारी स्कूल बना यहाँ पे? एक भी नई सड़क बनी? एक भी नई डिस्पेंसरी बनी? एक भी नया सरकारी अस्पताल बना? फिर पैसा कहां गया? फिर ये हजारों करोड़ रुपया जो हिमाचल प्रदेश की सरकार खर्च करती है, ये पैसा कहां गया? उनकी जेब में गया। एक बार कांग्रेसियों की जेब में गया, एक बार बीजेपी वालों की जेब में गया।
तो हिमाचल की 68 सीटें विधानसभा की अहम हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी को 44, कांग्रेस को 21, सीपीएम को 1 और निर्दलीय को 2 सीटें मिली थी। अब गणित कैसे बैठेगा ये अपने आप में बहुत अहम है, लेकिन गुजरात की 162 सीटों के लिए राजनीतिक घमासान बहुत तेज होने वाला है। प्रधानमंत्री 3 दिन के दौरे पर गुजरात में हैं। हाल में उन्होंने वहां पर कहा था कि कांग्रेस वहां नई रणनीति के तहत काम कर रही है, गांव देहात में पहुंचकर चुपचाप प्रचार कर रही है, जहर घोल रही है। कहा कि पिछले चुनावों में वो हल्ला करती थी कि बीजेपी को समाप्त कर देगी, लेकिन इस बार नहीं हो रहा। तो सवाल यह है कि क्यों कांग्रेस प्रचार करती नहीं दिख रही है? शायद राहुल गांधी भारत छोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। भले ये यात्रा गुजरात से नहीं गुजरेगी, लेकिन क्या उसका असर पड़ रहा है? क्योंकि इस बार गुजरात में हल्ला तो आम आदमी पार्टी मचा रही है। अरविंद केजरीवाल मीडिया में रहने का कोई अवसर नहीं छोड़ रहे, चाहे ऑटो में बैठकर पुलिस वालों से कहासुनी हो, या फिर टाउन हॉल हो, या फिर गुजरात के आम पार्टी के अध्यक्ष जो है गोपाल अटालिया से जुड़े नए विवाद, कल पूछताछ और आज बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर उन पर प्रधानमंत्री की मां का अपमान करने का आरोप लगाया है। तो आज हमारा कार्यक्रम में सवाल यही है, हिमाचल प्रदेश की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन गुजरात का रण सबसे अहम होगा। 27 साल से बीजेपी यहां सत्ता में काबिज है, लेकिन अब क्या वहां जनता को विकल्प दिख रहे हैं? और कुछ ही देर पहले आज कांग्रेस के जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा है कि ये समय ज्यादा घोषणाएं और उद्घाटनों के लिए दिया जा रहा है। तो हिमाचल की तारीख का ऐलान होना और गुजरात का नहीं, क्या होगा इसका असर? हमारे साथ खास मेहमान आज हैं मौजूद, हेमंत अत्री वरिष्ठ पत्रकार, आलोक वत्स बीजेपी के समर्थक, संजय निरुपम प्रवक्ता कांग्रेस, प्रियंका कक्कड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। संजय जी, मैं पहले आपसे शुरुआत करूंगी, किस तरह से आप देख रहे हैं जो आज तारीखों का ऐलान हुआ, और क्या इसका कुछ असर है? क्योंकि आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने बोला कि जल्द घोषणाएं कर देंगे, गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भी कर देंगे। सबसे पहले तो बड़ा सवाल यही बनता है कि चुनाव आयोग ने पिछली बार की तरह एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के चुनाव की घोषणा कर दी, तारीखों की घोषणा कर दी, और गुजरात को होल्ड कर लिया। ये चुनाव आयोग ऐसा लगता है कि सरकार के इशारे पे काम कर रही है। शायद गुजरात में 5 साल या 27 साल से भारतीय जनता पार्टी को जो काम करने का मौका मिला, अभी भी कुछ और काम रह गया, इसलिए उनको ये एक सहूलियत दी जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से, जो कि बहुत गलत है। चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है, उसके कामकाज में इस तरह से सरकारों को दखल नहीं देना चाहिए, एक सर्वमान्य बात है, ये तो साफ दिख रहा है। जहां तक हिमाचल की बात है, निश्चित तौर पर हिमाचल में 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एक घोटालों की सरकार है। घोटालों का अगर हम लिस्ट बताएं तो अभी जो प्रियंका जी कह रही थी, पुलिस भर्ती घोटाला, एक स्मार्ट सिटी घोटाला, टेंडर घोटाला, वर्दी खरीद घोटाला, बिजली घोटाला, बस परमिट घोटाला, सरकारी बसों के रूट पर निजी बसों को बगैर परमिट से चलाने का घोटाला, निजी वोल्वो बस जो चल रही हैं, मंत्रीगण बहुत सारे जमीन घोटाला करके वहां बैठे हुए हैं, छात्रों की छात्रवृत्ति में भी घोटाला हुआ, हेल्थ डिपार्टमेंट का एक घोटाला हुआ जिसमें डायरेक्टर ऑडियो क्लिप आया। तो एक घोटालों की सरकार चल रही, सरकार को उखाड़कर फेंकने का एक मौका मिला है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वहां हर 5 साल बाद सत्ता बदलती है और इस बार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को हटा करके कांग्रेस पार्टी की सरकार लाने के लिए हिमाचल की जनता एक निर्णय देगी। और वो निर्णय इसलिए देगी क्योंकि एक तो पेंशन स्कीम हम लेके आ रहे हैं, 300 यूनिट की जो बिजली मुफ्त देने की बात हम कर रहे हैं, महिलाओं को एक आर्थिक मदद देने की बात करें, 5 लाख बच्चों को रोजगार देने की बात। ठीक है, आपने अपनी बात कही, ठीक है, आप ये ठीक कह रहे हैं कि भाई गुजरात चुनाव का ऐलान क्यों नहीं हुआ, आपने पूरी फहरिस्त गिना दी, लेकिन ये भी तो ध्यान में रखें ना, कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी आज गई हैं, अभी तक कांग्रेस भी वहां पे सक्रिय नजर नहीं आ रही थी, बहरहाल वो गई आज। मैं प्रियंका कक्कड़ आपके पास आऊंगी, आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आम आदमी, अब क्योंकि पहले हम हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, क्योंकि जिस तरह से अब हिमाचल प्रदेश के चुनाव है, लेकिन लोगों का सवाल कहीं गुजरात पे ज्यादा है। लेकिन प्रियंका, आम आदमी पार्टी बहुत सक्रिय थी अप्रैल मई तक, लेकिन पूरी तरह से छोड़ दिया गया हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश में पहले बहुत घोषणाएं की, अरविंद केजरीवाल कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे, अब सवाल भी उठाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन क्यों छोड़ दिया गया हिमाचल प्रदेश को? नगमा जी, बिल्कुल नहीं छोड़ा गया। इनफैक्ट हमने सबसे पहले शुरू किया था वहां पर प्रचार कैंपेन करना इलेक्शंस के लिए, और आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है जिसने अपनी
फर्स्ट लिस्ट भी जारी कर चुकी है। तो भगवंत मान जी जो ऑनरेबल सीएम ऑफ पंजाब हैं वो लगातार जा रहे हैं, मनीष जी एजुकेशन मिनिस्टर लगातार जा रहे हैं, अरविंद जी पहले जा चुके हैं और अभी भी अब इलेक्शन अनाउंस हो गए तो अभी और प्रचार होगा। एक चीज मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी, आपने शो शुरू करने टाइम पीएम मोदी की क्लिप सुनवाई जिनमें उन्होंने सीएम शांता कुमार जी जो पूर्व हिमाचल के सीएम थे उनका जिक्र किया कि वो उन्होंने अपना जीवन हिमाचल को दिया, बट वो ये नहीं बताए कि उन्हीं शांता कुमार जी ने ये बोला है कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड है हिमाचल बीजेपी से जहां करप्शन रेशे रेशे में घुस चुका है और वो डिसअपॉइंटेड है ऐसी पार्टी से जो खरीद फरोख्त की राजनीति करती है। और एक बात और है नगमा जी कि हम तो बहुत सिंपली कहते हैं कि अगर आपको नेताओं के बच्चों को बढ़ाना है तो आप कांग्रेस या बीजेपी को वोट दीजिए, अगर आपको अपने बच्चों का ख्याल है, अपने बच्चों को बढ़ाना है तो आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। आप देखिए हिमाचल में भी 2 लाख स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल छोड़ के प्राइवेट स्कूल में आ गया और वहां पे गांव के गांव शिफ्ट हो जाते हैं एजुकेशन के लिए, उनको नीचे आना पड़ता है। उनके एरिया में कोई स्कूल नहीं है ढंग का, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई हेल्थ केयर नहीं है। तो दिल्ली मॉडल ही वहां पे भी हम इंप्लीमेंट करेंगे। दिल्ली मॉडल, ठीक है, दिल्ली मॉडल करेंगे। आलोक वत्स, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कांग्रेस को सुना आपने, आम आदमी पार्टी को सुना आपने, दोनों यही कह रहे हैं कि भाई घोटालों की सरकार है वहां पे और शायद इसलिए प्रधानमंत्री 17 दिन में 3 बार गए, लगातार जा ही रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, बहुत जरूरी है उनकी शिरकत वहां पर। देखिए निधि जी, किसी को हसीन सपने देखने से कोई रोक नहीं सकता है। अभी संजय निरुपम जी ने फेहरिस्त गिना दी घोटालों की। मैं इनसे पूछना चाहता हूं हिमाचल में इन्होंने दिया क्या? वहां पर अभी 4 दिन पहले वंदे भारत ट्रेन बीजेपी ने दिया, आईआईटी साल भर पहले जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं वो हमने दिया, वहां पर हेल्थ इक्विपमेंट्स का पार्क हमने दिया, वहां पर बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट हमने दिया। इन्होंने तो सिर्फ घोटाले किए वहां, या इन्होंने वहां पर लोगों को बरगलाया। हमने तो काम किया है और देखिए लड़ाई में और प्यार में सब कुछ जायज है और बीजेपी के लिए कोई भी चुनाव एक लड़ाई है और लड़ाई में हमारा छोटा या बड़ा योद्धा सब उतरता है। आज तक इनका कोई बड़ा नेता, आज गई है प्रियंका जी, अब तक कोई नहीं गया था। ठीक है आलोक जी, ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन आप ये तो देखिए ना कि हिमाचल के लिए बीजेपी ने कई ऐलान कर दिए, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के ऐलान कर दिए, प्रधानमंत्री रैली करने जाते हैं वो पिछली सरकार की बातें याद दिलाते हैं कि भाई वहां पे फाइलें भटकती रहती थी। इस सरकार ने जो कामकाज किए वो क्यों नहीं याद दिलाया? और बहरहाल कराए भी चुनाव, हिमाचल में काम पूरा हो गया। इसलिए आपको जितनी बातें मैंने बताई है वो सब तो हमने कराया है, सब बता रहे हैं आपको। वहां आईआईटी में बच्चे पढ़ रहे हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस चलना चालू हो गया, बल्क ड्रग पार्क की शिलान्यास हो गई, उसमें काम चालू हो गया। संजय जी आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? फिर मैं हेमंत अत्री जी के पास जाने वाली हूँ। ऐसा है निधि जी, वत्स साहब तो वहां के स्थानीय नेता हैं, इनको एहसास होना चाहिए कि हिमाचल में जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो कांग्रेस के जमाने में ही हुआ। तमाम जो यूनिवर्सिटीज बनी, तमाम जो मेडिकल कॉलेजेस बने, तमाम जो स्कूल कॉलेज या जो रास्ते डेवलप हुए, तो सब कांग्रेस के जमाने में हुए। फिर भी आप बार बार कहते हैं कांग्रेस ने किया, वो किया। साहब 5 साल आपकी सरकार थी, 5 साल में नए रास्ते आप नहीं बना पाए, नए कॉलेज आप नहीं खोल पाए। लगभग 63,000 सरकारी पद खाली हैं आपके सरकार में। वहां पर लाखों बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार देने का काम आप नहीं कर पाए। महंगाई तो पूरे देश में बढ़ी है, उसका जो असर है वो तो साफ दिख ही रहा है वहां पे। तो आपकी सरकार पूरी तरह से हिमाचल की जनता को न्याय देने में फेल हो गई है। आप एक वंदे भारत ट्रेन की कहानी सुना रहे हैं जो एक गाय से टकरा करके चकनाचूर हो जाती है। तो कृपया करके इस प्रकार के दावों, इस प्रकार की उपलब्धियों के नाम पे वोट न मांगे। वोट मांगना है तो सही मायने में। मैं खुद अभी हिमाचल गया था, मेरे ख्याल से कुछ 3-4-5 महीने पहले। वहां के रास्तों की हालत इतनी खराब है, पूछी, ट्रैफिक जाम। शिमला में घुसना, अगर मैं तीर्थन से आ रहा था और शिमला जाना चाह रहा था, घंटों लग गए हमको शिमला में प्रवेश करने में। आप नया ये जो हम सोलन के पास जहां प्रियंका जी की मीटिंग थी, वहां एक नया हाईवे बना है जो चंडीगढ़ से शिमला तक जाता है। पिछले कुछ 1-2 महीने पहले की कहानी है कि पूरा हाईवे ही बह गया था।
आप ऐसा हाईवे बनाते हैं कि एक बारिश में बह जाता है पूरी तरह से बहाव में आकर के। तो कृपया करके इस तरह के फर्जी विकास के दावों के नाम पे वोट न मांगे। सच है कि आपकी सरकार भ्रष्टाचार जीवी सरकार है। आपकी सरकार ने इतने भ्रष्टाचार किए, चाहे वो बगान में जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको न्याय मिलना, बगीचे का जो मालिक है उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। हमने अनाउंस किया है कि आपका जो टमाटर है या सेब है या मशरूम है, वो जो आप पैदा करेंगे उसकी कीमत आप तय करेंगे, मार्केट नहीं तय करेगा। तो इस तरीके से बगीचे में काम करें, बगीचे के मालिक या फिर मजदूर या फिर नौजवान या फिर महिलाएं या फिर बच्चे, उनके बारे में सोचने की आपको चिंता नहीं थी, क्योंकि आपके ऊपर से नीचे तमाम मंत्री घोटाले में ही व्यस्त थे, घोटाले में ही भ्रष्टाचार ही करते रहे। तो संजय निरुपम, आप अपना आरोप लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा हमारा ठीक है, आप अपना आरोप लगा सकते हैं चुनावी मौसम में, लेकिन मैं आऊंगी आपके पास आलोक वत्स जी। हेमंत अत्री, आप किस तरह से देख रहे हैं जो ये तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, हिमाचल का ऐलान हो गया और गुजरात का नहीं हुआ, क्या आंकलन आपका? निधि जी, एक कहावत है हिंदी में, बद अच्छा और बदनाम बुरा। जो चुनाव आयोग हमारे देश का है वो एक संवैधानिक संस्था है और उससे देश को पूरी उम्मीद है कि वह निष्पक्ष, स्वतंत्र और बिना किसी बायस के चुनाव कराएगा। ये उनके मैंडेट में लिखा हुआ है, आरपीआई एक्ट 1952 में। और जिस तरीके से चुनाव आयोग कंडक्ट कर रहा है 2014 से लेकर अब तक पूरे 100 महीने में, वो एक सरकारी विभाग की तरीके से काम कर रहा है। आप पूछेंगे कैसे? चुनाव आयोग में 14 साल कवर किया है एज ए बीट। वहां पर 2012 में एक फैसला हुआ कि जो हिमाचल की जो अपर रीचेज है वहां 14 नवंबर के आसपास बर्फबारी हो जाती है और उससे पहले चुनाव करा लिया जाए। और जो हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा का वो कार्यकाल है वो जनवरी फर्स्ट वीक है। आज की स्थिति में क्या किया? अब तक चुनाव आयोग क्या करता था? 2012 आप देखेंगे, उन्होंने जो अपर रीचेज है 5-7 सीटें, उनमें फर्स्ट राउंड में चुनाव कराया और उसके बाद बाकी चुनाव गुजरात के साथ हुए। लेकिन जब से 2017 का देख लीजिए या इस बार देख लीजिए, एक तरफ तो चुनाव आयोग कहता है कि हम पूरे देश में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा का चुनाव एक साथ करा सकते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। और आप इतने 2 छोटे राज्य हैं जहां पर 182 सीटें गुजरात में है और 68 सीटें राजस्थान इसमें अपने हिमाचल में है, वो चुनाव साथ नहीं करा रहे। उसका मतलब समझिए क्या है? हर चुनाव के अंदर चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठती है। ये चुनाव आयोग का चुनाव कार्यक्रम कहीं और से आता है। ये इस बार फिर साबित हो गया। प्रधानमंत्री जी लगातार गुजरात के दौरे पे, गृह मंत्री लगातार गुजरात के दौरे पे, और 10 दिन में ऐसा क्या मिल जाएगा जो वो 27 साल में नहीं कर पाए? उनको चुनाव आयोग को सारे को मैनिपुलेट करके ये 10 दिन क्यों एक्स्ट्रा चाहिए? एक बात तो आप मानेंगी कि जो चुनाव की गिनती है, चाहे वो गुजरात की हो चाहे वो हिमाचल की हो, 7 होगी, 8 दिसंबर को होगी। तो ये 10 दिन अगर एक्स्ट्रा मिल भी जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा? ये सवाल एक है कि संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग जैसी जो संस्था है वो बिल्कुल एक तरीके से स्कम्प कर चुकी है और वो डबल स्पीक की बात करती है। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पिछली बार भी ऐसा होगा, कहा है। नहीं निधि जी, ये गलती उन्होंने पिछली बार की है तो इस बार भी नहीं करेंगे वो, ये भी समझिए। ठीक है, जब एक गुजरात विधानसभा का कार्यकाल हिमाचल से पहले खत्म हो रहा है तो उसका चुनाव बाद में कैसे होगा? एक सवाल। दूसरा सवाल मैं टेक्निकल पूछ रहा हूं आपसे। बार बार चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट और इलेक्शन प्रोसेस शॉर्ट होना चाहिए। तो हिमाचल के अंदर तो वो प्रोसेस 2 महीने का है, छोटी स्टेट है, और गुजरात के अंदर आप वही काम 40 दिन में कर देंगे। एक देश और कितने कानून होंगे यहां पर? आलोक वत्स, आप रिप्लाई करना चाहेंगे? आलोक वत्स, देखिए, पहले भी जब चुनाव हुए थे तो इसमें अंतर था। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, एक मिनट आप बोलने दीजिए प्लीज। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आपके भी टीवी पर, अन टीवी पर भी उन्होंने स्पष्ट सारी चीजों को स्पष्ट किया है कि क्यों ये डिले उन्होंने किया है, किन कारणों से। तो इसमें ऑटोनोमस बॉडी है। इसमें जो वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि मोदी जी ने करवा दिया, इसमें मोदी जी का क्या लेना देना है? ऑटोनोमस बॉडी खुद अब स्वास्थ्य संस्था है, वो खुद अपना काम करती है, इसमें हमारा कहां से लेना देना है? लेकिन अभी तो ये हिंदुस्तान का माहौल हो गया है कि कुछ भी गलत हो
तो मोदी जी ने करवा दिया, कुछ भी अच्छा हो तो मोदी जी ने नहीं करवाया, लेकिन कुछ भी गलत हो तो मोदी जी ने करवा दिया, बीजेपी ने करवा दिया। ये ट्रेंड चल गया है, लेकिन ये ट्रेंड जनता के दिल में नहीं उतर रहा है। जनता अभी भी अपना विश्वास मोदी जी पर किए हुए भारतीय जनता पार्टी। ठीक है आलोक जी, आपकी अगर बात मान भी लें, ठीक है, आपकी बात में मान भी रही हूँ, ठीक है, ठीक है, जनता के मन में नहीं उतर जी। एक सर्वे का रिपोर्ट आया है निधि जी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल में 48 सीट दिखा रहे हैं और कांग्रेस को 15 या 18 सीट दिखा रहे हैं और आम आदमी पार्टी को 0। और वही रिपोर्ट गुजरात के लिए है, जहां भारतीय जनता पार्टी को 135 सीट का अनुमान दिखा रहे हैं और कांग्रेस को दिखा रहे हैं 46 या 47। वहां भी आम आदमी पार्टी को 1 या 2। तो ये सारी चीजें जो हमारे फेवर में जा रही हैं, तो ये भी हमने करवा दिया। ये तो अब आपके निशाने पर सीधे आम आदमी पार्टी आ गई है और आप कह रहे हैं हिमाचल में पिछली बार 44 मिले थे और इस बार आपको मिलने वाले हैं 48। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ठीक है, एक वहां पे मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी कि हिमाचल में क्यों जम्मू कश्मीर की जो धारा 370 है उसके होर्डिंग्स लगाए गए। भाई हिमाचल में तो आपने हिमाचल का इतना विकास किया है, उसके होर्डिंग्स होने चाहिए। कांग्रेस वहां पे पढ़ रही थी अखबारों में, सवाल उठा रही है कि भाई वहां पे इसके होर्डिंग्स क्यों लगाए, धारा 370 जो वहां पे की गई है जम्मू कश्मीर में। जी देखिए, भारत का पूरा जनमानस 370 चाहता था और उससे प्रभावित उन्होंने समझा कि ये हटाने से देश को फायदा हो, तो हम उस बात, कोई आप अच्छा काम करें तो उसको आप प्रदर्शित करते हैं, उसके तहत किया गया है। उससे वोटर अगर मान लीजिए हमारे फेवर में आता है तो क्या हद है। मैंने कहा ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड इलेक्शन इज लाइक अ वॉर। हाँ ठीक है, लेकिन ये नहीं कि अगर हिमाचल के मुद्दे या हिमाचल का काम तमाम जो लोग होते हैं वो अपने काम प्रचार करते हैं, ठीक है। निधि जी, हमारा हिमाचल में काम इतना प्रबल बोल रहा है, तभी तो ये सीटें हमारे आकलन में आ रही हैं, कम भी आ सकती थी। तो हमारा काम तो बोल ही रहा है। और भी चीजें जो हम कर रहे हैं इस तरीके का, इस आइसक्रीम के ऊपर एक ऐड करने वाली बात है। ठीक है ठीक है। संजय निरुपम, चलिए आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा इंटरेस्ट गुजरात पर है। अब ठीक है, गुजरात की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, जयराम रमेश कह रहे हैं कि कुछ और समय 4-5 दिन रुक जाइए, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। संजय निरुपम, कांग्रेस गुजरात में प्रचार करती हुई नजर नहीं आ रही है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, साइलेंट प्रचार हो रहा है। कांग्रेस दूर दराज के गांव में जाकर वहां पर जहर घोल रही है। क्यों प्रधानमंत्री कांग्रेस में निशाना साध रहे हैं, क्या आंकलन कांग्रेस का? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी खुद दावा करते हैं कि वो द्रोण से पूरे देश पे नजर रखते हैं और शायद उसी द्रोण से उन्होंने नजर रख करके यह पता लगाया कि कांग्रेस पार्टी गुजरात में इस बार बहुत ओपनली प्रचार न करके साइलेंट प्रचार करिए। वो खुद अपनी एक मीटिंग में अपने कार्यकर्ताओं के सामने या सभा में उन्होंने ये बात कही है। तो शायद हो सकता है कांग्रेस पार्टी की एक नई ऐसी रणनीति रही हो। रह गई बात बड़े नेताओं की, बड़ी बड़ी सभाओं की, तो हाँ, ये सभाएं हम कम कर रहे हैं, लेकिन गुजरात में बड़े पैमाने पर एआईसीसी की तरफ से एक पूरी टीम काम करी, वहां के प्रदेश कांग्रेस के सभी नेताओं के साथ कोऑर्डिनेट करके, और जिले जिले के स्तर पर एक कार्यक्रम चल रहा है। और कैसे 27 सालों से जो गुजरात की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने बरगला रखा है, उस बरगलाहट से कैसे बाहर निकालना है, उसके लिए एक नई रणनीति के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सच को गुजरात की जनता इस बार पहचाने। अभी हमारे वत्स जी कह रहे थे कि कुछ भी होता है तो हमारे लोग मोदी जी को दोष देते, कुछ भी और गुजरात में बहुत बड़ा फर्क है साहब। गुजरात से हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, गुजरात से हमारे गृह मंत्री आते हैं, गुजरात में 27 साल से आपकी सत्ता है, गुजरात की सरकार हाथ से न जाए ये बहुत बड़ी चिंता है आपकी। और शायद इसीलिए पिछले 2 बार से गुजरात के चुनाव टाले जा रहे हैं, गुजरात के चुनाव की घोषणा टाली जा रही है। ये बड़ा अच्छा सवाल अभी लेकिन संजय जी, कांग्रेस के सामने सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी इस बार बहुत सक्रिय है वहां पर, और आए दिन वहां पर सुर्खियों में आम आदमी पार्टी रह रही है, बहुत एक्टिव है। अरविंद केजरीवाल लगातार वहां पे हैं, अगर वो नहीं एक्टिव होते तो उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, तो वो बीजेपी के लिए चिंता की बात है, कांग्रेस के लिए भी।
नहीं, ऐसा है, आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से आज प्रचार कर रही है, बिल्कुल इसी प्रकार के प्रचार का जो कार्यक्रम हो रहा है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, कई बार किया। हर इलेक्शन पे हम इतना ही जोर से, पिछला इलेक्शन याद करिए आप 2017 का, बिल्कुल इसी प्रकार से हम लोग अपना कैंपेन कर रहे थे। लेकिन शायद इस कैंपेन का वो जो लाभ होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। शायद आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से कैंपेन कर रही है शायद उसको इसका फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इस बार चुनाव प्रचार की रणनीति में थोड़ा सा बदलाव किया है और इसको तस्दीक दिया है खुद प्रधानमंत्री जी ने, वो खुद ही कह रहे हैं। तो हमने शायद जानबूझ करके इस प्रकार की एक योजना बनाई, लेकिन एआईसीसी के तरफ से, पीसीसी के तरफ से, जिले जिले के स्तर पर एक अच्छा प्रचार का कार्यक्रम चल रहा है। आने वाले दिनों में आपको बड़ी बड़ी यात्राएं और बड़ी बड़ी सभाएं भी देखने को मिलेंगी। नहीं, मैं आलोक वत्स आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या प्रधानमंत्री आम आदमी पार्टी की सक्रियता से ध्यान हटाना चाहते हैं? क्योंकि एक समय तक तो ये कहा जा रहा था, आंकलन था कि जो आम आदमी पार्टी है वो कांग्रेस के वोट काटती है, लेकिन जिस तरह से इतना कैंपेन आम आदमी पार्टी कर रही है, अब बीजेपी को अपने वोट शेयर की चिंता हो रही है। क्या इसलिए प्रधानमंत्री एक तरह से वो ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं? देखिए निधि जी, आम आदमी पार्टी जहां जहां भी पैर जमा रही है वहां वो कांग्रेस का वोट खा रही है। ये आपने दिल्ली में भी देखा, कांग्रेस वाले ही उनके साथ मिलकर सरकार बनाए और उन्होंने कांग्रेस को चलता कर दिया। पंजाब में भी उन्होंने कांग्रेस को ही चलता किया है और हमारे वोट शेयर में वो डेंट लगाएंगे इसकी कहीं से कोई संभावना नहीं है। और जो रही सही कैंपेन कर रहे थे, देशवासी तो इटली वालों से ही परेशान थे, अब एक इटालिया भी आ गए हैं टू ऐड फायर इन द फ्यूल इन द फायर। अब उनके जो कथन थे प्रधानमंत्री मोदी के माताश्री के बारे में और हमारे देवी देवताओं के बारे में, उसके बाद आपको लगता है कि वहां का जनमानस इनको वोट करेगा? ये किस मुगालते में घूम रहे हैं? और रही बात, एक कहावत है कि जब दो बंदर लड़ता है तो सबसे ज्यादा शेयर बिल्ली खा जाती है। ये दोनों आपस में जितना सिर फुटौल करना है कर लें, एक दूसरे को दोषित कर लें, हमारा वोट न टूटेगा न घटेगा। और हम पिछली बार 99 पे थे, इस बार हम 135 क्रॉस करके दिखा देंगे। ठीक है, ठीक है, मेरे पास समय कम है। अगर मैं प्रियंका जल्दी से प्रियंका मैं आपके पास आऊंगी, जो आपके बीजेपी के आम आदमी पार्टी के राज्य के अध्यक्ष हैं अटालिया, जो उनकी भाषा है, क्या वो घातक साबित हो रही है आम आदमी पार्टी के लिए? दीदी जी, हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था इनसे कि 27 साल के कुशासन के बाद आपके यहाँ पे ड्रग माफिया और आपके यहाँ पे इलीगल लिकर ट्रेड ये चलता है, आप सबसे महंगी बिजली बेचते हैं, फिर भी आपका बजट 3.5 लाख करोड़ नेगेटिव में कैसे है? तो उसके जवाब में ये कुछ डॉक्टर पता नहीं क्या वीडियोस लेके आए हैं। निधि जी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी ये वीडियोस चलती रहेंगी। इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है, नहीं तो ये काम दिखाते कि हमने ये काम किया। ये हर बार चुनाव से पहले जाकर कुछ इनॉग्रेट कर देते हैं और इस बार तो डर इतना ज्यादा है कि प्रधानमंत्री जी खुद कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट करना चाह रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं। अभी आप देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता भी माने कि 2017 का जो इनका कैंपेन था उससे ज्यादा बढ़िया हमारा कैंपेन चल रहा है, वो माने। कांग्रेस बिल्कुल गिव अप कर चुकी है गुजरात में, और वो इसलिए कि राहुल गांधी जी तो भारत जोड़ रहे हैं। प्रियंका, अभी तक अरविंद केजरीवाल बहुत एक्टिव थे, लेकिन जब से ये वीडियोस अभद्र भाषा के सामने आए हैं और आज जिस तरह से बीजेपी ने इनको सामने लाया, जो अब माओ के लिए जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, वो क्या घातक होगा इस समय? उसको कैसे आप लोग डील करेंगे? निधि जी, अगर इनको लगता है ये ऐसे वीडियोस है, इनको कोर्ट जाना चाहिए, इनको उन वीडियोस की जांच करानी चाहिए और तब तो उन वीडियोस पे बात होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले तक हम चर्चा कर रहे थे सी का मतलब क्या है, ये तो डिबेट का स्तर कर दिया है बीजेपी ने। और इनके पास तो कहां से ये नैतिकता आती है? आप इनके कितने ही बयान उठा के देख लीजिए, चाहे वो प्रधानमंत्री जी के खुद हो, चाहे वो इनके प्रवक्ताओं के हो, आपको लगातार मिलेगी अभद्र टिप्पणियां वुमेन के आगे। आप देखिए, अंकिता भंडारी केस उठा लीजिए, कोई भी विमेन से इनका कोई नाता नहीं है। कोई भी केस किसी भी क्षेत्र में, यूपी में, दिल्ली में, उत्तराखंड में उठा के देखिए। ठीक है, हेमंत अत्री, आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो गुजरात में इस समय हो रहा है, जयराम रमेश जी जो ओनली 5 सेकेंड जी आलोक जी, मैं ये कहना चाहता हूं, एक ही आंकड़ा दे रहा हूं सिर्फ, कि जीएसडीपी यहाँ का गुजरात का था पहले 3 लाख करोड़, आज वो 19 लाख करोड़ के ऊपर है। इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है। अगर वो प्रगति नहीं किया है तो कैसे ये फिगर आया है? मैं आंकड़ा दे रही हूँ आपको, 27,000 करोड़, 37,000 करोड़ के लॉस में आपने
गुजरात टेक ओवर किया था 2001 में, और आज वो 3.5 लाख करोड़ के डेट में है। फिर ये भी एक आंकड़ा है। ठीक है अत्री जी, अंत में एक छोटा सा सवाल, जवाब चाहिए मुझे। क्या गुजरात में अब कुछ विकल्प है जनता के सामने? 27 साल बीजेपी है, लेकिन क्या विकल्प की जरूरत है वहां पे? निधि जी, जिस तरीके का माहौल बन रहा है, और जो प्रधानमंत्री जो है वो राजनीति के बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी, उन्होंने 2 बड़े टेक्टिकल स्टेप्स उठाए। एक तो कहा कि कांग्रेस गुपचुप कर रही है। उसका मतलब समझिए क्या है। कांग्रेस पार्टी इस देश में केवल 2 राज्यों में सत्ता में है और दोनों में सिर्फ डबल चल रही है। उनके पास संसाधन नहीं है और उनको कोई चंदा दे के दिखाए, ये इन्होंने इंश्योर कर दिया है सीबीआई, ईडी और आईटी के थ्रू तमाम राज्यों के अंदर। ये नया मॉडल है कि किसी अपोजिशन पार्टी के पास कोई पैसा नहीं बचेगा। यहां जो आपको उछल कूद दिख रही है आम आदमी पार्टी की, उसका एक कारण है, वो भी नहीं कर पाते इतना। उसका कारण ये है कि उनकी दिल्ली में सरकार है, और सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में सरकार है। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी, उनमें एक बेसिक फर्क क्या है कि कांग्रेस पार्टी आज फाइनेंशियली ड्राइड अप है और तमाम अपोजिशन पार्टीज हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास 2 राज्यों की सरकार होने का और खासतौर पर पंजाब की सरकार होने का उनकी उछल कूद दिख रही है, और यही प्रधानमंत्री का सबसे मेन एजेंडा रहने वाला है। वरना मुझे ये बताइए कि जब सारा काम इतना अच्छा किया है आपने 27 साल तक, तो 10 दिन में आप और ऐसा क्या कर देंगे? बिल्कुल, आपको चुनाव डिले चाहिए। बिल्कुल। पिछली बार आपने जहाज उतारा था नदी में। बिल्कुल, एक सेकंड दीजिए। पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने नदी में जहाज उतारा था, वो जहाज कहां चल रहा है आजकल? किसी ने पता है किसी को? क्या मॉडल है गुजरात का? ये बहुत बड़ा सवाल है। शायद कोई मेरे पास समय बस इतना ही था। ये चर्चा अब लगातार होती रहेगी। चुनावों की तारीख हिमाचल की तो आ गई है, गुजरात की भी जल्द आ जाएगी, लेकिन वाकई में कुछ का ऐलान होना, नहीं होना, और इस अंतराल में क्या होगा जब तक गुजरात की तारीखों का ऐलान नहीं होता, तब तक किस तरह के क्या कोई ऐलान होंगे जो विपक्ष कह रहा है, देखना खासा दिलचस्प रहेगा। चुनावों का इंतजार रहेगा। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां मेडिकल और इंजीनियरिंग यानी चिकित्सा और अभियांत्रिकी की पढ़ाई अब हिंदी भाषा में भी होगी। वैसे मध्य प्रदेश में अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय में ये प्रयोग लागू होकर असफल भी हो चुका है, लेकिन इस बार सरकार ने अनुवाद के बजाय तकनीकी शब्दों को उसी रूप में रखकर सिर्फ उत्तर को विस्तार देने के लिए हिंदी के प्रयोग की बात कही है। एक रिपोर्ट। अमृत मंथन की तरह इस कमरे मंदार में चिकित्सा शिक्षा के 97 जानकारों ने 5,568 घंटे तक मंथन किया। फिर जाकर आयुर्विज्ञान और शल्य विज्ञान स्नातक के प्रथम वर्ष के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया। अरे घबराएं नहीं, हम MBBS फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। विषय 3 पढ़ाए जाएंगे। वैसे गांधी मेडिकल कॉलेज में 3 में से 2 छात्र इन विषयों के नाम के तर्जुमे की परीक्षा में पास हो गए। शरीर रचना शास्त्र, ये किस विषय को कहते हैं? शरीर ये एनाटॉमी। यस सर, एनाटॉमी को बोलते हैं। चेंज करिए। साहिबा आप बताइए शरीर क्रिया शास्त्र। सर ये फिजियोलॉजी को बोलते हैं जी। आप बताइए रुद्राम जी। जीव रसायन शास्त्र। सर ये बायोकेमिस्ट्री को कहते हैं। 3410 पन्ने की किताब तैयार है। शहर पोस्टर से पटा है जो बता रहा है कि देश में अपनी तरह के इस पहले प्रयोग की किताब का विमोचन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। 16 अक्टूबर को देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी भोपाल में लाल परेड ग्राउंड पर 11 बजे इस कार्यक्रम में रहेंगे और उनके हाथों से हम हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करेंगे, हमारी किताबों को विमोचित कराएंगे। दुनिया के वो 4 देश जो सबसे अच्छी डॉक्टर्स की सर्विसेज देते हैं, चाहे वो चाइना हो, जर्मनी हो, स्पेन हो या फ्रांस हो, ये चारों देश अपनी मातृभाषा में ही मेडिकल की पढ़ाई करवाते हैं। तो ये सुनिश्चित है वैज्ञानिक शोध से कि यदि कोई अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करता है तो उसकी लर्निंग अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से आए छात्रों को लगता है ये पहल उन बच्चों के लिए अच्छी है जो भाषा की वजह से पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। मैं खुद इंग्लिश मीडियम का होने के कारण मतलब मेरे साथ के जो दोस्त थे हिंदी मीडियम वाले, उनको शुरुआत में जब आते हैं कॉलेज वगैरह में तो उनको पेपर वेपर लिखने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी और उसके कारण ये दिक्कत होती थी कि उनके मार्क्स कम आते थे तो आत्मविश्वास कम हो जाता है। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैंने देखा था कि मेरे कई सारे बैचमेट्स जो हिंदी मीडियम से थे उन्हें बहुत परेशानी होती थी। उन्हें जो प्रैक्टिस करना पड़ती थी वो लिख लिख के करना पड़ती थी। जो MBBS की पढ़ाई है वो तो करनी पड़ती थी, पर जो उन्होंने पढ़ा है उसे लिखने की भी प्रैक्टिस करना पड़ती थी।
तो अब उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मध्य प्रदेश में हिंदी मीडियम छात्रों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पे सरकारी स्कूल से भी बच्चों का सिलेक्शन होता है, जैसे कि सरकार की पॉलिसी सुपर 100, उससे भी कई छात्र हमारे जीएमसी में आए हैं जिनको कि हिंदी में ही पढ़ाया गया तब तक। तो जब उनके लिए कोर्स को हिंदी में किया जा रहा है तो ये काफ़ी सकारात्मक बदलाव ही रहेगा। अभी तो फर्स्ट ईयर की बुक्स छोटी होती हैं, अच्छा कन्वर्जन करा है उनने, बट अब वही है कि जब फॉरेन ऑथर्स की बुक को ऐसे कन्वर्ट करने जाएंगे तब क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये एक चीज़ होगी जो आगे देखना होगा। आगे की बुक्स काफ़ी हेक्टिक जाएंगी, इट्स वेरी टीडियस प्रोसेस एंड हम अपने सामने काम होते हुए देख रहे हैं, तो इट विल टेक टाइम बट इट विल सर्टेनली हेल्प सम स्टूडेंट्स। MBBS की हिंदी में पढ़ाई की घोषणा के बाद अलग अलग स्तर पर डॉक्टर्स की बैठक की गई। मेडिकल के छात्रों से सुझाव लिए गए। 8 फरवरी को हिंदी प्रकोष्ठ बनाया गया। हिंदी में कोर्स तैयार करने के लिए 14 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। विषयवार 3 और कमेटियां बनाई गई। GMC से 3 विषयों के एक विशेषज्ञ इनमें शामिल थे। हिंदी विश्वविद्यालय के साथ ही दिल्ली और यूपी के मेडिकल, हिंदी और तकनीकी विषयों के जानकार मिलाकर इन कमेटियों में 58 सदस्य थे। हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं में चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई को जो लोग अच्छा मान रहे हैं, उनके मन में भी कई शंकाएं हैं। पहली तो ये कि जो विषय परंपरागत रूप से अंग्रेजी में ही पढ़ाए जाते हैं, उसको लेकर कितनी स्वीकार्यता होगी। दूसरी, इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। तीसरी, क्या खुद चिकित्सकों का समुदाय इन्हें स्वीकार करेगा। और आखिरी, कई बार भाषा के मुद्दे सियासी और संवेदनशील होते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि छात्रों के नाम पर सिर्फ सियासत हो जाए और उनका भविष्य अंधकार में डूब जाए। भोपाल से अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।